हेलो सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो जैसा कि आपको पता है पाठ तो हो गया पूरा, अब आई अभ्यास की बारी। तो ऐसे ही अभ्यास थोड़ी ना याद हो जाएगी, इसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी सोच का प्रयोग करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ पाठ 4 की अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पानी रे पानी में हमने क्या सीखा था और क्या समझा था। जिसमें हमने सीखा था कि अत्यधिक रूप से पानी का होना भी हानिदायक होता है और अत्यधिक रूप से पानी की कमी भी हानि देने वाली ही होती है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नावली की पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से प्रथम है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो भी विकल्प सही लगे उसके आगे आपको स्टार यानी तारा बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है। अब इसमें कोई एक भी सही हो सकता है और कोई 2 भी सही हो सकते हैं। तो हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। यानी कि हमारा भूजल, जो हमारा पृथ्वी के अंदर का जल है, इनमें से किस कारण से वो फिर से समृद्ध, फिर से भर जाता है। नल सूख जाने से? नहीं। पानी बरसने से? हाँ। तालाब और झीलों से? हाँ। बाढ़ आने से? नहीं। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। वर्षा जल का संग्रह करना? नहीं। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना? हाँ। नदियों का समुद्र में जाकर मिलना? हाँ। बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना? नहीं। इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है। जल चक्र की अवधारणा को ना समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार ना करना, ये सभी आपके सही हैं। अब आपको अपने मित्रों के साथ संवाद करना है, यानी उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है, बातें करनी है और कारण बताइए और आपको रीजन बताना है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आगे है मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। प्रथम है वर्षा जल संग्रहण, जिसका सही उत्तर है वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। जल संकट, जल की अत्यधिक कमी होना। जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार। आइए आगे चलते हैं पंक्तियों पर चर्चा। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। प्रथम है पानी आता भी है तो बेवक्त। इसका सही उत्तर यानी अर्थ क्या होना चाहिए कि इस पंक्ति का तात्पर्य है कि पानी की आपूर्ति अनियमित और असुविधाजनक समय पर होती है। पाठ में उल्लेख है कि नलों में पानी कभी देर रात को या बहुत सुबह आता है, जिससे लोगों को अपनी नींद छोड़कर पानी इकट्ठा करना होता है। आप चाहें तो इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। आगे है देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि यह पंक्ति जल की गंभीर कमी को इंगित करती है, जो गर्मी के मौसम में देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति पैदा करती है। पाठ में बताया गया है कि यह समस्या गांवों, शहरों और यहां तक कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी देखी जाती है। आगे है कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। यह पंक्ति बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति को दर्शाती है, जब पानी की अधिकता के कारण गांव, शहर, सड़कें और रेल की पटरियां जलमग्न हो जाती हैं, जिससे सामान्य जीवन रुक जाता है। पाठ में उल्लेख है कि बाढ़ गांव और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी प्रभावित करती है। आगे है अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पंक्ति का क्या अर्थ है। यह पंक्ति
जल संकट की दो चरम स्थितियों पानी की कमी जैसे अकाल या पानी की अधिकता अर्थात बाढ़ को एक दूसरे से जोड़ती है। पाठ में बताया गया है कि दोनों समस्याएं जल प्रबंधन की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं और इन्हें समझकर सही प्रबंधन से हल किया जा सकता है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। आगे है सोच विचार के लिए। लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। प्रथम है, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कई प्राकृतिक संपत्तियां भरी हुई हैं, जैसे पानी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि। ये सभी संसाधन हमें जीवन जीने में मदद करते हैं और हमें उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे है, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? तो जल चक्र की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है। प्रथम है, सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पित होकर वातावरण में जाता है, यानी वाष्पीकरण। अगला है, वाष्पित पानी बादल बनता है, यानी संघनन। थर्ड है, बादल से वर्षा के रूप में पानी जमीन पर आता है, यानी वर्षा। और पानी नदियों, झीलों, तालाबों में इकट्ठा होता है और फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। आगे है, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे मुरझाएंगे और सूख जाएंगे, जल जीव मर जाएंगे, मनुष्य, जानवर और खेती के लिए पानी नहीं बचेगा, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर असर पड़ेगा और जीवन कठिन हो जाएगा। आगे है, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? तो पानी को रुपयों से कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी जीवन के लिए अनमोल है। बिना पानी के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। रुपयों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जीवन की मूल आवश्यकता पानी बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। आगे है शीर्षक। इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर है कि शीर्षक पानी रे पानी इस पाठ के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह पानी के महत्व, उसकी कमी और उसके चक्र को भावनात्मक और सहज ढंग से व्यक्त करता है। यह शीर्षक एक लोकगीत या पुकार जैसा लगता है, जो पानी के प्रति लोगों का गहरा लगाव और उसकी अनुपस्थिति में बेचैनी को दर्शाता है। पाठ में पानी की कमी, अकाल और अधिकता, बाढ़ की समस्याओं को उजागर किया गया है। साथ ही जल चक्र और धरती को गुल्लक के रूप में चित्रित कर पानी के संरक्षण पर जोर दिया गया है। पानी रे पानी शीर्षक पाठ की शुरुआत में पूछे गए सवालों, कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी, से भी जुड़ता है, जो पानी की यात्रा और उसके महत्व को रेखांकित करता है। अगला है, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका कारण लिखिए। तो इसका नाम हो सकता है धरती की गुल्लक। क्यों? क्योंकि धरती को एक गुल्लक की उपमा दी गई है, यानी धरती को एक गुल्लक का रूप बताया गया है। अब वो इस कारण से हो सकता है क्योंकि धरती पर अनेक प्रकार के भंडार हैं, जैसे जल का भंडार, हमें अनाज का भंडार, हर प्रकार के भंडार हमें धरती पर मिलते हैं। आइए चलते हैं आगे। आगे है समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। समानार्थी अर्थात समान शब्द अर्थ देने वाले। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। अब जैसे प्रथम है, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। अब रेखांकित सूरज को किया गया है और सूरज के समान अर्थ यानी सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। तो इसमें क्या है? भाप। अब भाप का पर्यायवाची इसमें है वाष्प। आगे है, अचानक बादल गरजने लगे। और बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल का पर्यायवाची है मेघ, वारिद,
जलद और नीरद। अगला है जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसमें किसका पूछा गया है? हवा। हवा का पर्यायवाची समानार्थी होता है पवन, वायु और समीर। इस प्रकार आप बादल में से शब्द चुनकर इनके समानार्थी शब्द दे सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। आगे है उपसर्ग। उपसर्ग यानी शब्दों के शुरुआत में लगाए जाने वाले शब्द, वो होते हैं उपसर्ग। देश ने तो कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात बना दिए, तो इसमें आ जो है वो उपसर्ग है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में, अब देखिए उपर्युक्त वाक्य यानी ऊपर दिया गया जो वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द यानी जिस शब्द के नीचे रेखा की गई है उस शब्द में आ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। काल का अर्थ होता है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय यानी सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ उपसर्ग की पहचान करते हैं। अब प्रय शब्द क्या है? हमारा देश, और उपसर्ग क्या है? प्रय। तो प्रय देश क्या बना? प्रदेश। विदेश विदेश, परदेश परदेश, स्वदेश स्वदेश। आइए देखते हैं आगे। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुपात्र, अब ये शब्द क्या बनेगा? सुपात्र, और इसका वाक्य प्रयोग बन सकता है कि हमेशा सत्ता सुपात्र को ही देनी चाहिए। आगे है अपात्र। अपात्र व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। अगला है अज्ञान। अज्ञान शिक्षा ज्ञान को दूर करती है। विज्ञान आधुनिक युग विज्ञान का युग है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस अभ्यास को पूरा कर लिया और इसको हमने काफी हद तक याद भी कर लिया। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपने इसको कितना याद कर लिया और कितना आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ केवल मिस्ट्री क्लासरूम पर। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।